Very good morning. Dr. Adinath here, Department of Botany, Nehru Bharati deemed to be University. Today we will discuss about the plant tissue culture. There are two terms. One is plant tissue, another one is culture. Culture, what culture is? First things, anything in a strict sense we can say anything that is growing in synthetic medium or artificial medium is called culturing in a controlled condition. First, plant tissue and animal tissue. Tissue, I think you are very well familiar with the tissue. A group of cells on the basis of origin is called tissue. That is the tissue in a animal tissue, plant tissue. So tissue is made up of the group of cells. टिश्यू जो ऊतक हैं हमारे कोशिकाओं के समूह से बने हैं. एंड सेल, व्हाट सेल इज? दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यू in respect to the animal tissue, you know the tissue, when a cell is a smallest structural and functional unit, a cell is growing, a cell is divided. So there are three processes: cell division, cell elongation and cell enlargement. So after the cell dividing and cell accumulating, it makes a plant tissue or it makes a animal tissue. So when we talk about the plant tissue, basically the plant tissue can be categorized broadly: meristematic tissue, compound tissue and complex tissue. So meristematic tissue, that is a type of simple tissue. The meristems is a localized region where active cell division is occurring. In a plant tissue, when the active cell division is occurring, the plants have a capability where the division of cell is actively. जिस ऊतक में, मेरिस्टेमेटिक ऊतक में जहाँ पर सक्रिय कोशिका विभाजन होता है, वही कोशिकाएं विभाजित करके ऊतक का निर्माण करती हैं. तो हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं आपके एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू एंड लैटरल टिश्यू. तो किसी भी प्लांट्स के शिखाग्र की एपिकल सेल्स में एक्टिव सेल डिवीजन होता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप प्लांट अपनी ग्रोथ में वृद्धि करता है. तो ग्रोथ इज नथिंग, इट इज अ इरिवर्जिबल इंक्रीज इन साइज विच इज कॉमनली बट नॉट नेसेसरली, इट मीन्स दैट इज इटियोलेटेड ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स accompanied by an increase in the dry weight and in the amount of protoplasm. जब किसी भी वस्तु के जैव भार में उसके कोशिकीय वृद्धि के फलस्वरूप जैव भार में जो वृद्धि होती है, अल्टीमेटली दैट इज द रिजल्टेंट ड्यू टू द ग्रोथ. अब सेल डिवाइड्स की, सेल की मात्रा बढ़ी, उससे उसकी वृद्धि हो गई. तो आकार और आयतन का जो चिरस्थायी वर्धन है, दैट इज कॉल्ड वृद्धि. अब सेल्स के समूह से अपने ऊतक बने. हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की. कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे हैं जो कंपाउंड टिश्यू हैं, कम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस, जिसमें डिवीजन की क्षमता है लेकिन एक्टिव सेल डिवीजन की क्षमता नहीं है. और कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे होते हैं जो कम्प्लेक्स ऊतक होते हैं, वो विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं. दे लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन. जैसे हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, जो अस्थायी ऊतक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, जाइलम और फ्लोएम. जब पौधे में जाइलम और फ्लोएम, जिसके द्वारा अब उस कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता कंप्लीटली लॉस हो चुकी है, इसलिए ये ऊतक अस्थायी ऊतक हैं. तो हम जहाँ पर बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे जिसमें सक्रिय कोशिका विभाजन होता है, और प्लांट टिश्यू, प्लांट दो टर्म है, प्लांट टिश्यू और कल्चरिंग. तो कल्चरिंग जब हम सिंथेटिक मीडिया में ग्रो करते हैं. तो आपको बताएं व्हाट प्लांट टिश्यू कल्चर इज. बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, ये रिसेंट टेक्निक्स है, जिसको हम लोग विभिन्न नामों से भी जानते हैं. इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, डी नोवो सिंथेसिस भी कहते हैं. माइक्रो प्रोपेगेशन इसलिए कि स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है. जब हम प्लांट के छोटे छोटे पीसेस, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोटिपोटेंसी, और प्लांट के पीस को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट. द स्मॉल प्लांट पीसेस इज नोन एज एक्सप्लांट. तो हम प्लांट के छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, चाहे वो आर्गन हो प्लांट के, या कैलस की बात करें तो कैलस को भी हम सिंथेटिकली मीडिया में ग्रो करते हैं. तो इस टेक्निक में चूंकि माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं. दूसरी चीज़, इसमें चूंकि न्यू फॉर्मेशन होता है कैलस का, इसलिए इसको डिनोवो सिंथेसिस कहते हैं. और इस टेक्निक्स के द्वारा चूंकि इंडिविजुअल प्लांट के बॉडी से ही
आर्गन से ही पूरा का पूरा प्लांट तैयार किया जाता है, इसलिए इसको एंडरगोनिक या हैप्लॉइड्स प्लांट फार्मेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट प्लांट टिश्यू कल्चर इज, इट इज अ टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक है। आखिर बात होती है कि आखिर प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों, स्कोप की बात होती है। आप अगर हम आपसे बात करें कि प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, स्कोप क्या है, तो सरकार की जो पॉलिसी है कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे चाहे जो भी प्लांट के हमारे फ्लोरिस्टिक प्लांट हैं या फ्रूट यील्डिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट हैं या सीरियल क्रॉप्स हैं, तो कुछ पौधे जो अपनी जैसे थ्रेटेंड वेराइटी हैं, वल्नरेबल वेराइटी हैं, रेयर वेराइटीज़ हैं, एक्सटिंक्ट वेराइटीज़ हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन पौधों के जर्मप्लाज्म को हम कैसे कंजर्व कर पाएँ। तो दो तरह की टेक्निक्स होती है, एक तो उनको उसी स्थान पर हम प्रोटेक्शन करके उनको ग्रो करें, तो आप या तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करें, उसका इन सीटू कल्चरिंग करें, या एक्स सीटू करें, एक स्थान से हटा करके उसको नेचुरल हैबिटेट से, उसके वास्तविक प्राकृतिक वास हैबिटेट से हटा करके दूसरे हैबिटेट में ले आएँ, तो एक्स सीटू कल्चरिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टेक्निक, थोड़ा सा टेक्निक की जब हम बात करते हैं, टेक्निक इज नथिंग, इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस है मैनिपुलेशन की, जबकि टेक्निक में हम ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस ऐसे की स्किल्स के बेस पर काम करते हैं जिसमें प्लांट की सेल हो, टिश्यू हो, आर्गन हो, सीड हो, और या कोई भी प्लांट का पार्ट हो, वो एक स्टेराइल मीडियम में कंट्रोल कंडीशन में, स्टेराइल मीडियम इन द सेंस जहाँ पर कोई कंटामिनेशन नहीं है, यानी हम एक रेजिस्टेंट डिजीज फ्री वेराइटी डेवलप करते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा जैसे मान लीजिए कोई सेब की प्रजाति यहाँ पर प्रयागराज में नहीं डेवलप हो पाती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम छोटे छोटे पीसेस में मल्टीपल प्लांट्स पीसेस को डेवलप कर सकते हैं इन ए स्टेराइल कंडीशन में, डिजीज फ्री वेराइटी डेवलप कर सकते हैं कंट्रोल न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री को देखते हैं, जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये यद्यपि यह एक बहुत एंशिएंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है, लेकिन एज ए एग्जिस्टिंग के रूप में 1902 में इस आइडिया को, जो टोटीपोटेंसी है, टोटीपोटेंसी इज ए कैपेबिलिटी ऑफ एनी प्लांट पीसेस और एनी पीसेस ऑफ इवन एनिमल, नॉट ओनली द प्लांट, एनिमल सेल्स पीसेस आल्सो। सो एनी भी प्लांट पीसेस में ये कैपेबिलिटी है टू इंडिविजुअली ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस अ इंटायर प्लांट बॉडी। किसी भी प्लांट के पीस में ये क्षमता है कि वो पूरा ग्रो करके पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी को बना सकता है। तो हम अगर बात करेंगे प्लांट के स्टेम की, यानी शूट की बात करें, रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो रूट को हमने लिया, वॉश किया, रूट को कई बार प्रॉपर वॉशिंग पहली स्टेप्स होती है। वॉश करने के बाद हमने एक पेट्री डिश प्लेट में कलेक्ट किया स्टेम को या शूट को लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में, पीसेस शार्प से होना चाहिए, मतलब आपको उसको थारोली जो है बगजना नहीं है, मतलब उसको प्रॉपर वे में एक शार्प नीडल से आप छोटे छोटे स्मॉल प्लांट पीसेस तैयार कर लीजिए। यू हैव पिक अ प्लांट, जिस प्लांट में आपको प्लांट टिश्यू कल्चरिंग करनी है, ऐसे प्लांट का मतलब एकदम जो परमानेंट, आप आम के हम बहुत मोटे तने वाले पौधे को ले लेंगे और उसकी छोटी छोटी पीसेस को डेवलप करके हम चाहें कि प्लांट टिश्यू कल्चर करें, तो नॉट पॉसिबल। जैसा कि हमने बताया कि परमानेंट टिश्यू डिवीजन की क्षमता खो चुके हैं, तो हम ऐसे प्लांट के पीसेस को लेंगे जिसमें स्टेम को, सूट एपेक्स ले लिया, रूट ले लिया, टोमेटो है, पोटैटो है, सोलेनम की जितनी भी वैरायटी हैं आपके, कोई भी प्लांट के पीसेस लिया जिसमें यंग स्टेम्स लिए, रूट लिए, जिसमें अभी डिवीजन की क्षमता है, विभाजन की क्षमता है, उसको छोटे छोटे प्लांट पीसेस में हमने कर लिया। उसको प्रॉपर वॉशिंग किया, 7 to 8 टाइम्स वॉश करने के बाद पेट्री डिश, फ्रेश पेट्री डिश प्लेट में कलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, नेचर ऑफ द प्लांट पीसेस, अगर रूट है, सूट है, एपेक्स है, सीड है, पेरिकार्प है, एपिकोटिल है, इवन जैसा प्लांट का नेचर है, हार्ड है, तो हम 25 से 30 मिनट तक उसको स्टेराइल करने के लिए, यानी कि हम स्टेराइलेंट्स यूज करते हैं जो कि कंटामिनेशन न होने पाए। जब किसी प्लांट के पीसेस को हम पीसेस में जब कटिंग करते हैं, शार्प जो है उस पर चलाते हैं, तो उसमें पीसेस को काटने के लिए हम उसके छोटे छोटे शार्प से करने के बाद उसमें कंटामिनेशन के चांसेस गेटिंग हाई, ज़्यादा हो जाते हैं। कारण है कि हमको भी कहीं घाव लगती है तो यहाँ पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन, बैक्टीरिया, वायरल, फंजाई के चांसेस गेटिंग हाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सच कंडीशन में प्लांट्स में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग कोरोना के काल में देख रहे थे ना, स्टेराइल करते थे, नमक के घोल में सब्जी वगैरह घोल करके रखते थे, सेम कंडीशन ही है यहाँ पर। यूनिवर्सल स्टेराइलेंट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl2, आप 1 मोलर 2 मोलर के कॉन्सेंट्रेशन में 20 से 25 मिनट तक
अब सॉफ्ट जो है स्टेराइलेंट्स में, स्टेराइल में आपने जो है प्लांट के पीसेस को डिप कर दिया। अगर रूट है, हार्ड है तो 20 से 25 मिनट, लीफ है तो 10 से 15 मिनट तक या मैक्सिमम 20 मिनट तक कर सकते हैं। सीड है तो आप 35 से 40 मिनट तक भी, हार्ड सीड है तो आप उसमें डिप कर देंगे, निकालेंगे, प्रॉपर वॉश फिर से करेंगे 7 to 8 टाइम्स डबल डिस्टिल वाटर से। उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद लेमिनार एयर फ्लो में उसको स्टोर कर लेंगे। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो 1902 में 1902 में टोटीपोटेंसी की आइडिया आई। टोटीपोटेंसी इज नथिंग, इट इज अ प्लांट पीसेस हैव ए कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअली प्रोड्यूस द इंटायर प्लांट बॉडी ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये कॉन्सेप्ट हैबरलैंड, रिनोवेड बॉटनिस्ट हैबरलैंड साहब ने 1902 में दिया। इन 1937 में सबसे पहले इट वाज ए वाइट जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश द सक्सेसफुल रूट कल्चर ऑफ द टोमेटो। टोमेटो प्लांट का रूट का कल्चरिंग करने का सबसे पहले सक्सेसफुल क्रेडिट जाता है 1937 में ये वाइट साहब को। 1941 में वोवेनब्रेक ने जो है कोकोनट मिल को जो है ग्रोथ के लिए यूज किया। इट इज ए यूनिवर्सल नेचुरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। डेवलपमेंट ऑफ जो यंग धतूरा प्लांट है, धतूरा स्ट्रामोनियम के एम्ब्रियोस के डेवलपमेंट के लिए वोवेनब्रेक सर ने 1941 में यूज किया कोकोनट के मिल्क का, दैट इज ए नेचुरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। 1957 में इट वाज स्कूग एंड मिलर, आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया एक हार्मोन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन ऑक्जीन एंड साइटोकानिन ऑन द रूट एंड सूट फॉर्मेशन ऑफ टोबैको। टोबैको प्लांट के टिश्यू में रूट और सूट के निर्माण के लिए ऑक्जीन के रोल का सबसे पहले परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया 1957 में स्कूग एंड मिलर साहब ने। इट वाज मोरोसी एंड स्कूग, एमएस मीडिया जिसके नाम पर दिया गया है। बार बार कई बार क्वेश्चंस भी रेज किया जाता है, व्हाट स्टैंड्स फॉर एमएस। एमएस मीडियम, इट इज ए यूनिवर्सल मीडियम। तो मोरोसी एंड स्कूग आपने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले एक मीडियम बनाया जिसको एमएस मीडिया के नाम से जाना गया। इसमें टोबैको का कल्चर किया इन 1962। इन 1987 में सबसे पहले बीटी जीन, ब्रिंजल जीन से जो है बैसिलस थ्रूजिनेसिस जीन का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया बैक्टीरियम फ्रॉम द बैसिलस थ्रूजिनेसिस से। तो इसका आइसोलेशन 1987 में सबसे पहले किया गया। तो अब हम अगर बात करते हैं प्लांट के फंडामेंटल प्रिंसिपल की, अगर हिस्ट्री के बाद देखें कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट वन थिंग्स इज टोटीपोटेंसी। What is totipotency? As previously we discussed with you, totipotency is the ability of the plant cells to regenerate into a whole plant. प्लांट की कोशिका में ये क्षमता है कि वो उसको पुनरुद्धारण करके पूरा का पूरा प्लांट बना सकती है। हम छोटे छोटे प्लांट के पीसेस, जिसको हम लोग इन साइंटिफिक वे में प्लांट टिश्यू कल्चर की भाषा में एक्सप्लांट बोल रहे हैं, तो उस प्लांट के एक्सप्लांट में ये क्षमता है, एबिलिटी है कि ग्रो करके पूरा का पूरा प्लांट का निर्माण कर सकती है। एनादर प्लांट टिश्यू कल्चर का एनादर प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल प्लास्टिसिटी। व्हाट प्लास्टिसिटी? इट इज एबिलिटी ऑफ प्लांट टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिक पैथवे है, चाहे जो भी हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन की जो पैथवे है, हम अगर इनकी बात करेंगे मेटाबॉलिक पैथवे में नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो मेटाबॉलिज्म जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस्ट फॉर देयर द एनवायरनमेंट के लिए प्रमोट करते हैं, उन मेटाबॉलिक पैथवे को बदलने के लिए जो क्षमता है, तो वो एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये दो प्रिंसिपल पर हमारा फंडामेंटल प्लांट टिश्यू कल्चर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं प्लांट टोटीपोटेंसी की। व्हाट टोटीपोटेंसी इज? बेसिकली टोटीपोटेंसी में ये प्लांट के, हम प्लांट टिश्यू कल्चर को 5 मेजर भागों में बांट करके ब्रॉडली देख रहे हैं। कैलस कल्चर, आर्गन कल्चर में जिसमें रूट, शूट, एपेक्स, लीफ और प्लांट के डिफरेंट प्लांट ऑर्गेनोजिनेसिस, तो आर्गन कल्चर की बात हो गई। और आपकी बात आती है प्रोटोप्लाज्म कल्चर और सेल सस्पेंशन से सेल की कल्चर। तो अगर हमारे प्लांट में ये जो इनहेरेंट पोटेंशियलिटी है, जो उसकी जेनेटिकली पोटेंशियलिटी है बाई बार्न है, फ्रॉम इनबार्न पोटेंशियलिटी है प्लांट के सेल में, जो कि पूरे के पूरे प्लांट को बनाने की, तो दैट इज कॉल्ड द सेलुलर टोटीपोटेंसी। बेसिकली ये कैपेसिटी सेल जो है अंडर द 3 प्रक्रिया होती है। सेल का डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। जब प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट सीधे आना चाहिए कि सारी चीज बनी हुई सेल से है और सेल उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सारी सेल की संरचनाएं एक जैसी हैं,
फिर रूट स्टेम से डिफरेंट क्यों दिखने लगा, या फ्रूट जो है स्टेम से डिफरेंट क्यों दिखने लगा, बने हुए सब सेल से हैं, सेम प्रकार की सेल से बने हुए हैं। तो जो डिफरेंशिएशन है दिस इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर, सेल को अलग अलग कार्य करने की जो क्षमता दे दी गई, तो इस कार्य क्षमता को ही सेल के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो सेल जब डिफरेंशिएशन की वजह से सेल अपना जो है अलग अलग शेप ले ली, कहीं स्फेरिकल शेप ले ली, कहीं क्यूबाइडल शेप ले ली, कहीं ट्रंकेटेड शेप ले ली, कहीं डिस्टिचियस शेप ले ली, कहीं डाइकोटमस शेप ले ली, तो ये कैपेसिटी रिटेंड टू द ओवर अंडरगॉन ड्यू टू द डिफरेंशिएशन इन द प्लांट बॉडी। सेल में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जो प्लांट की सेल है मेच्योर सेल डिफरेंशिएट करती है ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। प्लांट टिश्यू का जो कैपेबिलिटी है, विभेदन की क्षमता है, इन प्लांट में कैपेबिलिटी है, तो दे एबिलिटी टू रीजनरेट मेरिस्टेमेटिक स्टेट। मेरिस्टेमेटिक एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, दिस इज द एक्टिव सेल डिवीजन आर लोकलाइज्ड रीजन वेयर एक्टिव सेल डिवीजन हैव बीन अकरिंग। ऐसी कोशिकाएं जहां पर सक्रिय कोशिका विभाजन होता है, जैसे एपिकल टिश्यू की सेल, या जैसे इंटरकैनली की प्लांट के मोटाई में वृद्धि होती है, प्लांट की ऊंचाई में वृद्धि होती है, या प्लांट में शाखावत वृद्धि होती है। तो एपिकल सेल में सबसे ज़्यादा शिखाग्र की कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो अब इसके बाद इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द बाइएबल न्यूक्लियस ड्यू टू द रिजल्टेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर एनिमल्स में बात करें, आप जान रहे हैं प्लांट में भी यूनिपोटेंटी, प्लूरीपोटेंटी, मल्टीपोटेंटी आज किडनी की सेल बना ली गई है। एक व्यक्ति के किडनी की ही एक सेल को लेकर के पूरी की पूरी किडनी का निर्माण कर लिया जाए। अब ये समस्या आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कि हमें नियर बाई या बहुत सिमिलर व्यक्ति से किडनी लेकर के ही हमारे में ट्रांसप्लांट होगा फादर, ऐसी नहीं। अब वैज्ञानिकों को यहाँ तक सफलता मिल चुकी है कि एनिमल मॉडल में हम बात करेंगे यूनिपोटेंट हैं, एक सेल से डिवाइडर हो सकते हैं, या भ्रूणी कोशिकाओं एम्ब्रियनिक सेल्स में ऐसी कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें डिवीजन की क्षमता है, तो प्लूरीपोटेंट सेल्स का निर्माण किया जा रहा है। वेयर डिफरेंशिएशन इज जनरली इरिवर्सिबल। अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो टोटीपोटेंसी जो है फर्स्ट अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन की क्षमता जिसमें है, लेकिन डिफरेंशिएशन की क्षमता कुछ पार्ट में, सभी प्लांट के पीसेस के सभी पार्ट में हर समय समान तरह से वृद्धि नहीं होती है। कुछ सेल्स की रीजन में बहुत तेज एक्टिव सेल डिवीजन होता है, अब किसी किसी रीजन में, किसी किसी स्थान में सेल की एक्टिव सेल डिवीजन रुकी हुई होती है, जिसको हम लोग क्वेंसेंट रीजन के नाम से जानते हैं, जहां पर कोई डिवीजन क्षमता नहीं होती है। तो यहां पर ऐसे प्लांट जिसमें हम डिफरेंशिएशन की क्षमता लॉस हो चुकी है, लेकिन उसको कुछ हम स्टिमुलेट्स दे करके डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर सकते हैं, और जब वो डी डिफरेंशिएशन होगा तो दैट इज अंडर गोइंग द री डिफरेंशिएशन, फिर से उसमें विभाजन की क्षमता स्टार्ट हो जाएगी, दे कैन रीडिवाइड एंड दिस इज टर्म्ड एज री डिफरेंशिएशन। द फिनोमेनन ऑफ मेच्योर सेल, जब हम एक पूरी कंप्लीट प्रौढ़ सेल की बात करते हैं तो दैट इज रिवर्टिंग द मेरिस्टेमेटिक स्टेज, जो ऐसे टिश्यू जहां पर विभाजन की क्षमता है उस स्टेज को प्राप्त करता है, और फिर जो है कैलस टिश्यू इज टर्म इनटू द डी डिफरेंशिएशन। इस तरह से द कन्वर्जन ऑफ द कंपिटेंट सेल्स ऑफ द कैलस टिश्यू ऑफ ए होल प्लांट और प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड एज द री डिफरेंशिएशन। दस यू नो वेरी वेल देयर इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ऐसे डिफरेंशिएशन के थ्रू ही प्लांट के जो डिफरेंस आपको दिखाई देता है। और सबसे पहले प्लांट में जब डिफरेंशिएशन की क्षमता लॉस हो जाती है तो वो डी डिफरेंशिएशन स्टेज को प्राप्त हो जाता है। फिर से जब हम उसमें डिफरेंशिएशन की प्रमटा, मान लीजिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो रेस्क्यू है, ओव्यूल है, पालेन है, तो सभी जगह पर कैसे हम कहाँ पर डिवीजन की कितनी एक्टिव क्षमता है, ये उससे जो है प्लांट के पीसेस से डिसाइड होगा, उससे निर्धारित होगा। अगर हम बात करते हैं फेनामेनन ऑफ टोटीपोटेंसी की, जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, आप एक इसको फिगरल वे में देख सकते हैं। यू नो दिस इज द कैरेट प्लांट, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम आल्देओ। तो अगर हम ये प्लांट जिसको हम लोग रूट जानते हैं, इसका एक प्लांट पीस है, अगर हम इसके अपर पार्ट को लिए या इसके लोअर पार्ट को लिए, अगर मान लीजिए शूट एपेक्स लिए या रूट एपेक्स लिए, इन्हीं पार्ट को लिया, इसका छोटा छोटा पीसेस जो है ब्लेड से, शार्प ब्लेड से, या कोई भी आपके जो है जो भी माइक्रोटोम्स वगैरह से स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। अब इस प्लांट के जो छोटा सा पीस है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट, और ये एक्सप्लांट को हम एक सिंथेटिक मीडिया में, जिसको हमने बात किया मोरोसी एंड स्कुक साहब ने, जो 1962 में एक यूनिवर्सल मीडियम बनाया,
मीडिया का मतलब यह है जब हम किसी चीज़ को, जैसे हमारी कोशिकाएं हैं, हमको अगर भोजन नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक सोर्स नहीं मिलेगा, 2-4 दिन के बाद हमको एनर्जी की कमी महसूस होगी। उसी तरह से मीडियम में एक सिंथेटिक मीडिया, आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं जिसको एमएस मीडिया कहते हैं। इसमें बेसिकली हम किसी भी पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ पोषक तत्व जो है दीर्घ मात्रा में आवश्यक होते हैं और कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता लिटिल बिट अमाउंट में होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की लिटिल बिट अमाउंट में होती है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम की, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में बहुत सारे यूनिवर्सल मीडियम है, वाइट बोल्ड मीडियम है, एमएस मीडियम है। लेकिन एमएस मीडियम, मोरोसी एंड स्कूग एक यूनिवर्सल मीडिया है। इस मीडिया में जैसे आक्जोट्राप है, फोटोट्राप है, वो मिनिमल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है दैट इज कॉल्ड मीडिया। उस मीडिया में ये ऑप्टिमाइज किया गया है, ये देखा गया है कि प्लांट के लिए सोडियम को सोडियम कार्बोनेट के सोर्स के रूप में यानी NO3 नाइट्रेट के रूप में उसके किस मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया जाए और प्रति लीटर 1 लीटर में कितना ग्राम डाला जाए कि एक उसके पोषक तत्व की, प्लांट के पीस के पोषक की आवश्यकता को, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो इस तरह से जो एमएस मीडिया है इसमें सबसे पहले माइक्रो सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है, फास्फोरस के सोर्स हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए फास्फेट के इन दी फार्म ऑफ फास्फेट सॉल्युबल फार्म में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एडिशन रूप में हम हार्मोन क्या होते हैं, हार्मिन शब्द से बना हुआ है, आई एरेस टू एक्टिविटी, जो किसी भी चीज़ की एक्टिविटी को, अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो कुछ हार्मोन जो है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। कुछ हो सकता है कि रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करे लेकिन शूट की ग्रोथ को प्रोमोट करे। तो ये डिसाइड किया जाता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्रोमोटर है या इनहिबिटर है, क्या वो प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है या बढ़ा रहा है। तो हार्मोन को भी ऑप्टिमाइज करके लिटिल अमाउंट में डाला जाता है। हार्मोन सोर्स के रूप में ऑक्जीन है और उसके डेरिवेटिव जो हैं ज़्यादातर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। तो हमने उस प्लांट के पीसेस को एक सिंथेटिक मीडिया में, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया, जिसमें कुछ एंजाइम सोर्स भी हम लोग देते हैं, काइनेज वगैरह भी डालते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रति लीटर के हिसाब से आवश्यकता जो है ऑप्टिमाइज की गई है, यूनिवर्सल मीडियम में डाले। अब कैलस क्या है, इट इज ए मासिव अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट पीस। जो छोटा सा कैलस जो है, प्रवर्धन जिसका हुआ है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो अभी विभाजित नहीं हुआ है, उस मासिव पार्ट को लिया। इसके बाद उसमें से धीरे धीरे उस सिंथेटिक मीडियम में क्या होगा, वो अपनी आवश्यकता को फुलफिल करने लगेगा। उसमें धीरे धीरे एम्ब्रियॉइड स्टेज बनना शुरू हो जाएगी, भ्रूणी अवस्था का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। एक कंप्लीट एम्ब्रियॉइड स्टेज से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद पूरी की पूरी प्लांटलेट डेवलप हो जाएगी। करेंगे क्या, हमको इस टेक्नोलॉजी में दिस इज, अगर छोटे स्केल पर करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली होगी। जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है, इसमें आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, रेजर चाहिए, ब्लेड चाहिए, आपको अगर हम बात करेंगे ऑटोक्लेव चाहिए, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में कंटामिनेशन हो जाएगा। प्लांट के पीस को काटेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का संसार, जैसे कहीं घाव लगेगी वहाँ आ जाएंगे। इसके लिए आपको स्टेराइलेंट से चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में हम लोग डीप करके वाश करेंगे, जिससे कि कोई कंटामिनेशन न होने पाए। लेमिनार हुड में इसलिए कि जिसका प्रिंसिपल ही है, लेमिनार हुड मतलब कि आपका जो हिपा फिल्टर लगा हुआ है हाई परफॉर्मेंस लेट से, यानी वहाँ पर कोई कंटामिनेंस नहीं पहुँच सकते हैं। तो हम लेमिनार हुड में विद इन टेस्ट ट्यूब में उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा रहेगा। अब उसमें मीडिया डाल दिए, मीडिया डाल करके अगर मीडिया को सॉलिडिफाई कराना है, बेस सब्सट्रेट देना है, प्लांट के छोटे छोटे पीसेस को उसमें जो है डिप कर दिए। अब हर एक प्लांट के पीसेस में उसकी न्यूट्रिएंट आवश्यकता फुलफिल होगी और वो प्लांटलेट पूरा थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़े फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से एक प्लांट को, छोटी सी टहनी को लेकर के उससे 20 प्लांट, 100 प्लांट, छोटे छोटे पीसेस से एक साथ हम मल्टीपल प्लांट्स को विद इन कंट्रोल कंडीशन में, डिजीज फ्री वेराइटी, चूंकि हम कंट्रोल मीडियम में कर रहे हैं यहाँ पर हमको सारी चीज़ें, लेकिन छोटे स्केल पर करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑटोक्लेव की आवश्यकता होगी, आपको जो है आवश्यकता होगी लेमिनार हुड की होगी, आपको पीसेस तैयार करने के लिए जो है पेट्री डिश प्लेट की आवश्यकता होगी, पैराफिल्म प्लेट की आवश्यकता होगी, कोनिकल फ्लास्क की आवश्यकता होगी, टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, आपको मीडिया की आवश्यकता होगी। तो अगर हम 1-2 पीसेस के लिए करेंगे तो इट कास्ट इफेक्टिवली, बट अगर हम लार्जर स्केल पे करेंगे तो इससे जो है मल्टीपल हजारों सेब की वैरायटी जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं ग्रो कर सकती है, हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इन 5 पार्ट
अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर को कैलस के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं मासिव अनडिफरेंशिएटेड पार्ट से, या आर्गन कल्चर की बात करें रूट, शूट, एपेक्स, पेरिकार्प, सीड, इन सब से, ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें एम्ब्रॉयड, एम्ब्रियो, ये सब, या सेल सस्पेंशन कल्चर या प्रोटोप्लाज्म कल्चर कर सकते हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजी सेल और प्रोटोप्लाज्म के आइसोलेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम किसी भी सिंथेटिक मीडिया में, जो सिंथेटिक मीडिया इन द सेंस कि मीडिया 3 स्टेप्स है। पहला तो प्लांट का पीस तैयार करना, एक्स प्लांट। दूसरा, प्लांट को आपको स्टेराइलेंट्स में यूज करके जिससे कि वो कंटामिनेशन से बच जाए। तीसरी चीज़, प्लांट के पीसेस को लेमिनार हुड में कलेक्ट करके रख लेना। चौथी चीज़, मीडिया बनाना, मीडिया को ऑटोक्लेव करना, कॉटन प्लग लगा रहेगा, उसके ऊपर पेपर रैपिंग रहेगी, पेपर रैपिंग हटा देंगे, ऑटोक्लेव के बाद मॉइस्चर ड्राई कर लेंगे, मीडिया को लेमिनार में ले जाएंगे। उसमें अगर आपने सॉलिडिफाई करने के लिए अगार पाउडर, सॉफ्ट अगार यूज किया है 1.5% यूज कर लेंगे। अब इसके बाद वो मीडिया जैसे ही सॉलिडिफाई होगा, छोटा छोटा 10 टेस्ट ट्यूब में, 20 टेस्ट ट्यूब में, एज पर द, जैसे आपको 20 प्लांट के पीस आपने कट किया है तो 20 टेस्ट ट्यूब में, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में या छोटे साइज के 500 ml के, 250 ml के, 200 ml के कोनिकल फ्लास्क में, एज पर यू ऑप्टिमाइज, ये आप पर निर्भर है। छोटे छोटे 10 या 20 प्लांट का आप तैयार करना चाहते हैं, रूट का 10 तैयार करना चाहते हैं, लीफ का 10 तैयार करना चाहते हैं, तो 30 कोनिकल फ्लास्क या 30 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें 100 ml मीडिया डाल देंगे। अब उसमें अगार पाउडर पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में वो जम जाएगा, वो पीसेस को उठाएंगे आप फोर्सेप्स की सहायता से, इस पर चूल्हा से ले जाके हल्का सा 1/3 एक पार्ट अंदर डिप हो जाएगा, 3% ऊपर रहेगा। इसके बाद ऊपर से कॉटन प्लग लगा देंगे, लगाने के बाद ले जा करके उसको ग्रोथ चैम्बर में मीडियम में रख देंगे, या लाइट प्रॉपर 12 घंटे, पहले कंटिन्यूअस डार्क कंडीशन में 24 घंटे रखेंगे। चूंकि अब कहीं पर किसी को चोट लगी, अगर अपने प्लांट के पीसेस को तैयार किया है तो थोड़ा सा उसको रेस्ट की आवश्यकता हो। 24 घंटे के बाद आप लाइट कंडीशन ऑप्टिमाइज करेंगे, 12 घंटे की लाइट, 12 घंटे की डार्क, या प्लांट कैसा है, 16 घंटे की लाइट, 8 घंटे डार्क कंडीशन रखेंगे। आप टाइमर लगा करके लाइट छोड़ देंगे तो लाइट डार्क कंडीशन की रिजाइम से उसको ग्रो करेंगे। आप से देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते में, 3 to 4 वीक्स, आफ्टर 3 to 4 वीक्स उसमें छोटा सा कलिका निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद अब इसमें मीडिया की, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता, पोषक तत्व की कमी होने लगेगी, तो आप अलग से फिर से नए फ्रेश मीडिया में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से उन 100 टेस्ट ट्यूब में जो ग्रो किए हैं या कोनिकल फ्लास्क में ग्रो किए हैं उसको आप फील्ड में ट्रांसफ़र करके किसी भी प्लांट के पीसेस से 100-200 या मल्टीपल प्लांट पीसेस जो है तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये टोटीपोटेंसी यही है कि प्लांट के पीसेस में कैपेबिलिटी है टू इंट्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस एंड इंटायर प्लांट बॉडी। तो अब ये चूंकि वेरियस टर्म्स प्लांट टिश्यू कल्चर में जो यूज किए जाते हैं, एक बात की गई है इन विट्रो। देयर आर 3 टर्म्स, वन इज इन विट्रो, अनदर वन इज इन विवो, इन सिलिको। इन विट्रो का मतलब है कोई चीज़ जब कंट्रोल कंडीशन में, जहाँ पर लाइट, हम कितना लाइट देना है, कितना टेम्परेचर रखना है, और कंट्रोल कंडीशन में विद इन टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर या कोनिकल फ्लास्क में डेवलप की जाती है तो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो। इन विट्रो इज नथिंग, इट इज इन कंट्रोल्ड कंडीशन विद इन टेस्ट ट्यूब विद इन दी लैब। अगर हम पूरे लैब के अंदर विद इन लैब कोई चीज़ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन विवो। अब विद इन टेस्ट ट्यूब करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो। और अगर हम किसी चीज़ को कंप्यूटेशनल लेवल पे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन सिलिको। तो हम यहाँ पर इन विट्रो, इन टेस्ट ट्यूब में इसको डेवलप कर रहे हैं, इन कोनिकल फ्लास्क में कर रहे हैं, तो इन विट्रो टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको इन विट्रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, एक नाम है। तो ये बहुत सारे टर्म ऐसे यूज होते हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, रीजनरेशन एंड मार्फोजिनेसिस। डिफरेंशिएशन की बात हमने पहले से बता दी कि जो प्लांट के सेंस बायोलॉजी में यूज किया जाता है कि ये प्रक्रिया जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है उसमें कन्वर्ट हो जाता है 2 या मोर टाइप के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन जो है क्वालिटेटिवली दूसरे पार्ट पीसेस में हो जाते हैं, यानी इसमें विभाजन की क्षमता है, यानी रूट स्टेम से अलग दिखने लगा। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन टर्म जो यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, जो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो उनको फ्रॉम द हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू के लिए हम लोग जो है डी डिफरेंशिएशन टर्म यूज करते हैं। रीडिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अकरिंग इन एन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, जब किसी में विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है उनमें हम फिर से डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया चालू करते हैं,
कोई स्टिमुलेंट या बाहरी कारक लगा करके, तो उसको रीडिफ्रेंसिएशन कहते हैं। रीजनरेशन जैसा कि पुनरुद्भवन, कोई चीज़ में उद्भवन की क्षमता खत्म हो गई है तो इट इज स्ट्रक्चरिंग एनी पार्ट दैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिजियोलॉजिकली, उसकी जो वाइटल एक्टिविटीज है उस आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो जीनेसिस होती है, ओरिजिन होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट से डायरेक्टली कैलस का निर्माण हो रहा है इनडायरेक्टली, दिस इज ड्यू टू कॉल्ड द रीजनरेशन। जो हमारा छोटे छोटे प्लांट के पीसेस से कैलस बना करके पूरा का पूरा प्लांट बॉडी बना रहे हैं, दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज टर्म्ड एज रीजनरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ यूज हो रहा है मार्फोजिनेसिस। मार्फी मीन्स होता है फार्म, जीनेसिस मीन ओरिजिन। कोई भी प्लांट के पार्ट में जो मार्फोजिनेसिस प्रक्रिया जो होती है उसमें जो आपके जो लेवल ऑफ अटाइनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड मार्फोजिनेसिस। मार्फोजिनेसिस की बात हम लोग करें कि मार्फोजिनेसिस में किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं, जैसे लाइट है, डार्क है, ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है। तो ये जो मार्फोजिनेसिस है प्लांट के पीसेस में इंटायरली बेसिकली मार्फोजिनेसिस को हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, अगर हम कहें कि मार्फोजिनेसिस को ग्रोथ के रेट पर देखें कि किसी भी लोअर प्लांट में देखिए बैक्टीरिया तो एक सेल्यूलर है, मतलब प्रोकैरियोटिक है। अगर हम बात करें जैसे जैसे बड़े बड़े पौधों में जाते हैं तो उसकी अगर मान लीजिए मल्टीपल सेल ग्रोथ हो रही है यानी यूनिसेल्यूलर ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के बेस पर, ग्रोथ क्या है, किसी भी वस्तु के आकार और आयतन में चिरस्थायी वर्धन, तो ग्रोथ के बेस पर उसके जो स्वरूप में स्ट्रक्चरल जो चेंजेज आ रहा है, मान लीजिए पहले एक कोशिकी से बहुकोशिकीय जीव बना, पहले छोटे एक कोशिकीय पौधे बने जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, पेरिकार्प, फ्रूट, एपिकार्प, ये सब क्लियरली मॉडिफाइड नहीं था, डिस्टिंक्ट नहीं था, विभेदित नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इतने आपको एक प्लांट दिख रहे हैं, तो दिस इज ड्यू टू द मार्फोजिनेसिस के बेस पर हम जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मार्फोजिनेसिस एट द कास्ट ऑफ ग्रोथ, मार्फोजिनेसिस एट द कास्ट ऑफ पोलरिटी, पोलर बिहेवियर एट द कास्ट ऑफ सिमेट्री, उसका नेचर कैसा है, रेडियल है, बाइलेटरल है, तो इसकी बात हम करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ टोटीपोटेंसी सेल की अगर हम बात करें, किसी भी प्लांट के पीसेस में जो टोटीपोटेंट सेल है उसमें डिफरेंशिएशन होगा, एम्ब्रियोजिनेसिस होगा, ऑर्गेनोजिनेसिस होगा, हिस्टोजिनेसिस होगा, इस तरह से एम्ब्रियोइड डेवलप होगा, कंप्लीट प्लांटलेट डेवलप होगा, और ऑर्गेनोजिनेसिस में कैलोजिनेसिस, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यह इसका एक्सप्रेशन है। प्लास्टिसिटी आपको बता ही चुके हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि मीडिया का प्रिपरेशन जरूरी है, एमएस मीडिया है, व्हाइट बोल्ड मीडिया है। वैसे लोअर प्लांट से लेकर के हायर प्लांट तक, हम हायर प्लांट के केसेस में बात कर रहे हैं, जो बड़े पौधे हैं उसके लिए एमएस मीडिया है। लोअर प्लांट में जैसे साइनोबैक्टीरिया है तो उसके लिए BG11 मीडिया है। क्या कैसी आवश्यकता है ऑर्गेनिजम्स की, तो अगर यूनिसेल्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया के लिए आपका लूरिया ब्राथ मीडिया है, तो हम एमएस मीडिया, जिस मीडिया में प्लांट को ग्रो करते हैं उसकी आवश्यकता है। एसेप्टिक चैम्बर की जरूरत है जिससे कंटामिनेशन ना हो, एनवायरमेंटली कंट्रोल कंडीशन होना चाहिए, ग्रोथ चैम्बर होना चाहिए, रूम होना चाहिए, रिसर्च लेबोरेटरी होनी चाहिए जहां पर टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज कर सकें, ऑप्टिमाइज जो है रूम होना चाहिए। तो इस तरह से इसके साथ साथ आपको कॉटन प्लस चाहिए, आपको जो है ग्लासवेयर्स चाहिए, आपको कोनिकल फ्लास्क चाहिए, आपको नीडल चाहिए, आपको फोर्सेप्स चाहिए, आपको स्पैचुला चाहिए, आपको कॉकबोरर चाहिए, आपको सारे जो है माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अब इन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, या सिंथेटिक मीडियम चाहिए, आपको पेट्री डिश प्लेट चाहिए, आपको उसके ऊपर रैप करने के लिए पैराफिल्म चाहिए, जिससे कि हम प्लांट के पीसेस तैयार करने के लिए आपको माइक्रोटोम्स वगैरह चाहिए। तो अब ये इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली लैब के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम छोटे स्केल पर करेंगे इसलिए बड़ी pH मीटर की आवश्यकता होगी, बेइंग बैलेंस, क्योंकि आपको जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, बिना 1 लीटर में कितने मिलीग्राम कितने माइक्रोग्राम आवश्यकता है जिस न्यूट्रिएंट की, तो प्रति लीटर वाटर में या डिस्टिल वाटर में, डबल डिस्टिल वाटर में आप जो है डालने के लिए बेइंग बैलेंस को ऑप्टिमाइज करना है, जो 0 के 0.2 लेवल तक माइक्रोग्राम में जो है ऑप्टिमाइज कर सके। इलेक्ट्रॉनिक हॉट एयर ओवन की आवश्यकता है जो मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए, माइक्रोस्कोप को प्लांट के पीसेस को ग्रोथ को देखने के लिए, सेंट्रीफ्यूज चाहिए, सेपरेशन के लिए इट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन टेक्निक। 2 फेज हैं, जब आपको फेजेस की आवश्यकता होगी, सेंट्रीफ्यूज की आवश्यकता होगी, फिल्टर स्टराइजिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, लेमिनार एयर फ्लो की आवश्यकता होगी, कैबिनेट की आवश्यकता होगी। ये बेइंग बैलेंस है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये pH मीटर है, माइक्रोस्कोप्स हैं, ये जेल डाक वगैरह हैं, तो इन सब के द्वारा आप जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, जैसा कि हमने बताया, जो प्लांट का छोटा पीस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ए स्मॉल प्लांट पीसेस आर एनिमल पीसेस इज आल्सो कॉल्ड एक्सप्लांट। सेल की बात करते हैं तो दैट फ्रेगमेंट इज नोन एज
जो है एक्सप्लांट, हम ये बात करें कि किसी प्लांट के शूट की, रूट की, एपेक्स की, उसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं, द स्मॉल फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड एक्सप्लांट्स। तो इस तरह से जो भी है प्लांट के डिफरेंट टेक्निक्स को हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे कैलस कल्चर की बात हो, चाहे आर्गन कल्चर में रूट, शूट, एपेक्स, पेरिकार्प, सीड की बात हो, चाहे ऑर्गेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो रेस्क्यू की बात हो, और चाहे जो है आपकी सेल सस्पेंशन कल्चर की बात हो, या फिर प्रोटोप्लाज्म कल्चर की बात हो। सेल सस्पेंशन में सेल को इजीली आइसोलेट करना, थोड़ा सा माइल्ड हीट या कैसे करके, क्योंकि सेल डैमेज ना होने पाए, और प्रोटोप्लाज्म का आइसोलेशन, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम लार्जली अगले कवर करेंगे। और लास्ट में सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट्स कैसे किया जाता है, आप इस फिगरल के थ्रू देख सकते हैं कि प्लांट के पीसेस को लिया, आइसोलेट किया, स्मॉल पीसेस में पेट्री डिश प्लेट में ग्रो किया, एक्साइज्ड किया, और उससे जो है फिर से मीडिया में ट्रांसफर किया, तो शूट, रूट, एपेक्स हो जाता है। स्टेराइलेंट्स के लिए हमने बताया कि जिससे कि कंटामिनेशन न होने पाए, इसके लिए बहुत सारे स्टेराइजेशन की टेक्निक है, फिजिकल स्टेराइजेशन, केमिकल स्टेराइजेशन, जिसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो यूनिवर्सल पोटेशियम परमैंगनेट का साल्ट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। और ये इसके अतिरिक्त आपको ड्राई हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फ्लेम स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं, ऑटो क्लेइंग तो है ही है, फिल्टर स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं, और 70% एथेनॉल से कर सकते हैं, और सरफेस सेल के सरफेस का बायोजार्सन स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेरलाइजेशन टेक्निक, जो से सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना 0.025% से 0.25% तक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 से 10% तक होते हैं। ये सबसे यूनिवर्सल CaOCl2 है, NaOCl2 प्रॉपरली यूज किया जाता है। ये सिल्वर नाइट्रेट भी होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड भी होता है। तो दिस इज द कल्चर मीडिया की बात की गई है, जो हम बताए MS मीडिया है, मोरोसी स्कूब मीडिया है, व्हाइट बोल्ड मीडिया है, B5 मीडिया है, N6 मीडिया है। दिस इज फॉर हायर प्लांट, लोअर प्लांट के लिए नहीं है। ये मीडिया में जो हमारे न्यूट्रिएंट पोषक की आवश्यकता होती है, Q10 मीडिया भी है, और एल्गी के लिए तो आर्नन एंड एल्ग्यू मीडिया भी है, और स्पिरुलिना वगैरह के लिए आपका जेराक मीडिया है, और बैक्टीरिया वगैरह के लिए लूरिया ब्राथ है, तो M8 मीडिया है, M9 मीडिया है। हम हायर प्लांट के लिए ये यूनिवर्सल मीडिया, व्हाइट बोल्ड मीडिया, MS यानी मोरोसी एंड स्कूब मीडिया, B5 मीडिया, M6 मीडिया, और इन सब निश्चयजाई जिन्होंने ऑप्टिमाइज किया है। मीडिया के जो कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब डिफरेंट अमाउंट में, ये किस चीज़ के लिए आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि जिसकी हम मेटाबॉलिज्म की बात किए कि प्लांट में स्ट्रेस कब हो जाएगा, किसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगा, अगर उसकी पोषक आवश्यकता फुलफिल नहीं होगी, तो कभी कभी ग्रीन कलर लॉस होने लगता है या कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द मीडिया। तो मीडिया को हम अगले क्लास में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स है सुक्रोज के फॉर्म में D-मैनिटाल, D-सार्बिटाल, हेक्जिटाल। विटामिन सोर्स में एडनिन, D, बायोटीन, ये सारे विटामिन हैं। और ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स, ये हमारे सारे हैं। ऑक्जिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, ये किस किस को प्रोमोट करते हैं, इनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं। तो हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। और सीलिंग एजेंट्स हैं, इनका पूरा है। प्रोटीन सोर्स हमारे कैसे आवश्यक होते हैं। लास्टली हम समराइज करने के रूप में अगर बात करें, प्लांट टिश्यू कल्चर से क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के पालन कल्चर कर सकते हैं, आर्गन कल्चर कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन होता है, यानी रूट, शूट, एपेक्स, एपिकार्प कर डेवलप कर सकते हैं। सीड कल्चरिंग हो सकती है, एम्ब्रियो कल्चर, सेल सस्पेंशन से सेल कल्चर, और कैलस कल्चर। तो इस तरह से ये जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जैसे प्लांट का की स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है रेजिस्टेंट होती हैं, जो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू डेवलप नहीं हो पाती हैं, दिक्कत होती है। जीनोटाइप्स विद द स्पीसीज में जो बहुत सारे जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। सोर्सेस ऑफ द कल्चर्ड टिश्यू जो है, कहाँ से कल्चर किए गए हैं, उनका सोर्स, एज और हेल्थ ऑफ द डोनर प्लांट, जो देने वाला है, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और न्यूट्रिएंट मीडियम तो लार्जली जो है प्रभावित करता ही है, उसकी मात्रा ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। और उससे जो है सेंट्रल कंपोजाइट डिजाइन लगा करके या फैक्टोरियल डिजाइन लगा करके उसका प्रोडक्शन लेवल, उसकी ग्रोथ लेवल को मल्टीपल टाइम्स, कई फोल्ड जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर बहुत सारे इसके स्कोप्स हैं, एडवांटेज हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से, कि इस टेक्निक के द्वारा हम जो है डिजीज फ्री वेराइटी डेवलप कर सकते हैं। एंडरगोनिक, एक ही प्लांट के पीसेस से उसी जैसे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। और जो प्लांट विलुप्त होने के कगार पे है, उसको बचाने के लिए हम कंट्रोल मीडिया में बहुत सारे प्लांट को, इंडरगोनिक प्लांट, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी, इंडरगोनिक प्लांट्स हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी इसकी जो है नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये सारे इसके एडवांटेज हैं। तो इस तरह से इस टेक्निक से बहुत सारे एडवांटेज हैं। इन सिटू एक्सटीट्यू प्लांट को हम कंजर्व कर सकते हैं और इसको प्रिजर्व करके उसी स्थान पर उनकी जो है ग्रोथ को प्रोमोट कर सकते हैं और उसका जर्म प्लाज्म प्रिजर्व कर सकते हैं। लास्टली इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इस एप्लीकेशन के साथ साथ
इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल और इसमें विभेद हम कर सकते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस, ये हमारे रेफरेंसेस हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।